गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th मैथ्स क्वेश्चन का स्वागत है। आइए डिटर्मिनेंट का चैप्टर इसका आजकल काम कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? सारणिकों का प्रयोग करके 3 1 और 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes through 3 1 and 9 3 using the determinant method। डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करके आपको उस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो लाइन आपकी इन 2 पॉइंट से होकर पास होगी। ठीक है, तो मैं आपसे एक बार पहले भी एक बार कह रहा था कि यदि 2 पॉइंट्स x1 y1, यदि मैं इसको कहूं x1 पॉइंट y1 पॉइंट, इसको कहूं x2 पॉइंट y2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स हैं। इन 2 पॉइंट से ऊपर कोई लाइन जा रही है तो उसका इक्वेशन क्या लिखते हैं? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये है ये आपका लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, this line passes through these two given points and the equation of the line is given by this। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा है। ठीक है ना? ठीक है, पर हमने इसका यूज नहीं करना है। यहाँ पर इसका यूज नहीं करना, हमने डिटर्मिनेंट की हेल्प से करना है। ठीक है, उस लाइन का इक्वेशन जो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास होता है। एक बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी इक्वेशन फाइंड आउट की जाती है तो उसमें वेरिएबल पॉइंट होता है। वेरिएबल पॉइंट ही वो पॉइंट होता है जिसका लोकस ट्रेस होता है। ठीक है, जैसे कोई सर्किल बन रहा है तो कोई पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है। ये पॉइंट कौन है जो मूव कर रहा है? ये वेरिएबल पॉइंट है। इसी से कर्व बनेगा, इसके मूवमेंट से। इसीलिए जब भी इक्वेशन निकाली जाती है तो एक वेरिएबल पॉइंट जरूर ले लेते हैं। माना मैंने कहा P पॉइंट है xy। This line passes through the point xy। This xy point is a variable point, okay, which will get a place in the equation of a line। ठीक हो गए? ठीक हो गए? अब आप देख रहे हैं इस लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट क्या हैं? कोलोनियर है, कोलोनियर पॉइंट है, सर्रेख बिंदु हैं। अब 3 सर्रेख बिंदु होंगे तो उनसे जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 0। ठीक है, आप देख रहे हैं बिंदु कौन कौन? ए, पी व बी सर्रेख हैं। ठीक है, बिंदु ए, पी, बी वो सर्रेख है। पॉइंट्स A, P and B are collinear। Points A, P and B are collinears। ये 3 पॉइंट्स आपके पास कोलोनियर पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज किसका? APB का क्षेत्रफल 0 होगा कि नहीं होगा? कोई ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, इन 3 बिंदुओं से कोई त्रिभुज ही नहीं बनेगा क्योंकि तीनों बिंदु एक रेखा में हैं, सर्रेख हो गए, वो कोलोनियर पॉइंट्स हो गए। इट मींस कोई ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके वर्टेक्स एक लाइन में होंगे वो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। और आप जानते हैं ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या जानते हैं? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक हो गया?
अब मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने इसको x1 y1 कहा, इसको कहा मैंने x2 y2, और इस x y को लिख दे रहा हूं मैं x3 y3। 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको पता है, ठीक है। तो इसका एरिया आपका 0 होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 0। अब वैल्यू रख लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y2, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा 1/2। देखिए x1 y1 कितना है 3 1 3 1 1, x2 y2 कितना है 9 3 9 3 और 1, x3 y3 कितना है x y और 1, ये आपका 0 होगा। यहां तक क्लियर है। ये 2 भी यहां मल्टीप्लाई में जाके 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ 3 1 3 1, देखिए 3 1 1 9 3 1 x y 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको ये क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है स्टूडेंट। अब मैं अपने लिए आसान काम करता हूं, मैं यहां 2 जगह 0 बना देता हूं। इसमें से माइनस करूंगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, इसमें से माइनस करूंगा तो दिस माइनस दिस भी 0 हो जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, R1 में भी रिटर्न एज R1 - R3 और R2 में भी रिटर्न एज R2 - R3। R1 में भी रिटर्न एज R1 - R3, R2 में भी रिटर्न एज R2 - R3। तो आपके पास कितना हो गया, R1 में भी रिटर्न एज R1 - R3, 3 - x, यहां पर 3 - x आएगा, ठीक है। 1 - y और 1 - 1 कितना हो गया 0, ठीक है। R2 क्या लिख रहे हैं, R2 - R3, दिस ये R2 है ना, ये R3 है ना, इसमें से माइनस करना है ना, तो 9 - x, इसमें से माइनस करिए 3 - y और इसमें से माइनस करिए 0, x y और 1, ये क्या कितना हो गया आपका 0 हो गया। आप देख रहे हैं 3 - x 1 - y 1 - 1 0, 9 - x 3 - y 1 - 1 0, x y 1 0, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करिए, किस कॉलम या रो के अलोंग एक्सपेंड करूंगा, जहां मैक्सिमम 0 होंगे, जहां अधिकतम 0 होंगे, तो यह अधिकतम 0 है, इसके अलोंग इसको ओपन करूंगा, इसका विस्तार किसके अलोंग करूंगा, रो नंबर कॉलम नंबर 3 के अलोंग। तो देखिए कैसे करूंगा डियर स्टूडेंट, आप देखिए यहां पर कर लेते हैं। आप देखिए आप इसको लिख दीजिए। अब इसके अलोंग ओपन करना है ना, तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो 1 के अलोंग ओपन होगा, तो 1 तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस कॉलम को भी छोड़ दूंगा, इस रो को भी छोड़ दूंगा, तो बचेगा क्या, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, तो बच जाएगा 3 - x 1 - y 9 - x और 3 - y, ये आपका कितना हो गया 0 हो गया। 3 - x 1 - y 9 - x 3 - y इक्वल टू 0। अब इसको कैसे आप एक्सपेंड करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से कर देंगे, ठीक है। 3 - x इंटू 3 - y, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे 9 - x 1 - y इज इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई 3 - x 3 - y माइनस इसका इसकी मल्टीप्लाई 9 - x इंटू 1 - y इक्वल टू 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट, पहले 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9, 3 का मल्टीप्लाई -x पे तो -3x, -y का मल्टीप्लाई +3 में तो -3y, -x और -y का मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस का प्लस, x और y का मल्टीप्लाई x y हो गया। यहां ब्रैकेट लगा लीजिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगा लिया, क्योंकि कई टर्म इसमें आने हैं ना, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, 1 का मल्टीप्लाई 9 के साथ 9,
1 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स है माइनस एक्स, माइनस वाई का मल्टीप्लाई 9 के साथ माइनस 9y, और माइनस वाई और माइनस एक्स का मल्टीप्लाई प्लस एक्स वाई, ये हो गया जी। अब समझ में आया आपको? आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ठीक है ना? ठीक है ना? ये आपका एक्स वाई है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ओपन कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट कितना होगा ये 9 माइनस 3x माइनस 3y प्लस एक्स वाई, ये तो मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। इस ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो सबकी साइन बदलेगी, इसका साइन बदलेगा, इसका बदलेगा, इसका बदलेगा, इसका बदलेगा, ये माइनस 9, इसका साइन बदलेगा प्लस एक्स, इसका साइन बदलेगा 9 प्लस 9y, इसका साइन बदलेगा माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई कट गया, ठीक हो गया। और कुछ कट रहा है? देखिए अब जो लाइक टर्म्स हैं, देखो प्लस 9 माइनस 9 से कट गया। जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ, और जो अनलाइक टर्म है उनको एक साथ, मतलब लाइक लाइक टर्म एक साथ करिए, जो समान प्रकार के पद है वो एक साथ करिए। तो दिस इंप्लाइज दैट, देखिए माइनस 3x और ये क्या है x है, देखो माइनस 3x प्लस एक्स, माइनस 3x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 3 है प्लस का 1 है तो माइनस 2x हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा माइनस 2x। इसको और इसको सॉल्व करके ये है माइनस 3y प्लस 9y, माइनस 3y प्लस 9y कितना होगा, माइनस 3y प्लस 9y, माइनस 3 प्लस 9 तो प्लस 6 हो जाएगा ना, माइनस 3 प्लस 9 क्या होगा प्लस 6, माइनस 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 6y इज इक्वल टू 0। आप चाहो इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट 6y इज इक्वल टू हो गया माइनस 2x प्लस सॉरी 6y इज इक्वल टू, वहां जाके राइट हैंड साइड में प्लस 2x हो जाएगा, और 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए, इसको भी और इसको भी, तो ये तो 3y हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई कितनी, 3y इज इक्वल टू x। तो ठीक है डियर जी, समझ गया? ये वाला आ गया 3y इज इक्वल टू x। ये आएगी लाइन की इक्वेशन। इसमें देखेंगे आप दो वेरिएबल हैं x और y, और कहीं कांस्टेंट नहीं है, तो ये लाइन आपकी कहां से ऊपर जाएगी, ये आपकी ओरिजिन से ऊपर जाएगी। यदि मैं इसको x एक्सिस मान लूं, y एक्सिस, इस लाइन में आपका यहां से ऊपर ये पास हो, ठीक है। तो हमने क्या यूज किया, डिटरमिनेंट मेथड से आपने लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? इस एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है। यदि शीट्स 2 - 6 5,4 k,4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज गिवन 35 स्क्वायर यूनिट। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कितना है, 35 वर्ग इकाई है। तो k की वैल्यू निकालिए, क्योंकि ये k भी है, ठीक है। तो एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक हो गया। इस रूप में निकलता है। अब आप देखिए, इसको मैं x1 y1 मान लेता हूं, ये वर्टेक्स में x2 y2 मान लेता हूं, और इस वर्टेक्स को मैं x3 y3 मान लेता हूं, ठीक है। अब आप देखिए, दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, 1/2 x1 y1, देखिए x1 y1 है 2 - 6, 1 तो रहेगा ही, x2 y2 कितना है 5 4, x3 y3 कितना है k4, ये, और ये आपको कितना दे रखा है
ये तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकला ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। कितना दिया हुआ है ये तो हमारे हिसाब से आया, हमने डिटरमिनेंट मेथड से निकालना चाह रहे हैं। ये एरिया है और वो कह रहे हैं कि एरिया कितना है 35 स्क्वायर यूनिट, 35 वर्ग इकाई। और मैं आपसे कह रहा था कि जब भी ऐसा दिया रहेगा तो आप प्लस माइनस के रूप में लिखेंगे, ठीक है, कि यहां से प्लस के रूप में भी एरिया आ सकता है, नेगेटिव के रूप में भी आ सकता है, और एरिया नेगेटिव कभी नहीं होता, ठीक है, इसलिए दोनों साइन लगाएंगे प्लस माइनस के। क्लियर हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं, 2 जीरो कर लेता हूं, R1 may be written as R1 minus R3 और R2 may be written as R2 minus R। तो दिस इंप्लाइज दैट हुआ कितना 1/2 R1 minus R3, 2 minus K, -6 - 4 कितना, आप देखिए -6 - 4 कितना -10 होगा, नहीं होगा, -6 - 4 -10, 1 - 1 कितना 0। R2 कैसे लिखेंगे, R2 minus R3, 5 minus K, 4 - 4, R2 minus R3 0, और R2 minus R3 ये भी 0, और तीसरा आपका हो जाएगा K 4 और 1, ये आपका है ±35। क्लियर है। अब इसके अलोंग ओपन करिए कॉलम नंबर 3 के, तो ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, ये तो तरीका है, ठीक है। इसके अलोंग ओपन कर रहा हूं तो ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, बाकी बचेगा क्या, यहां देखिए 1/2, आप देखिए ये भी छोड़ रहा हूं, ये भी छोड़ रहा हूं, इसके अलोंग कर रहा हूं, ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, और इसके अलाउंग तो 1 इंटू समथिंग तो 1 नहीं लिखूंगा, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, बचेगा क्या 2 - K -10, 5 - K और 0 इज इक्वल टू ±35। ये आप देख रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, तो बचेगा क्या 2 - K -10, 5 - K और 0। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा 1/2, देखिए इसकी मल्टीप्लाई से तो हो गया 0, इसकी मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा 0, माइनस साइन लगाएंगे, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -10 इंटू 5 - K इज इक्वल टू +-35। ये इसका इसका मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, माइनस करके इसका इसका मल्टीप्लाई ये। अब आप क्या करेंगे, इसको देखिए कितना हो गया 1/2, इस ब्रैकेट के बाहर क्या नेगेटिव साइन है, तो इसका इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन बदलेगा, ये हो जाएगा +10 इंटू 5 - K इज इक्वल टू +-35, 2 5 जा 10, ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एक लाइन में दो बराबर नहीं लिखते, इसलिए दिस इंप्लाइज करेंगे 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25 और 5 की मल्टीप्लाई -K से -5K इज इक्वल टू +-30। आप समझ रहे हैं, 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25, 5 की मल्टीप्लाई -K से -5K इज इक्वल टू +-35। तो ये कितना हो गया आपका, ये देखिए कितना हो गया डियर स्टूडेंट आपका, ये हो गया आपका, आप देखिए सॉल्व करिए, ये हो गया 25 - 5K इज इक्वल टू +-35। कैसे सॉल्व होगा, एक बार प्लस साइन ले लेंगे और दूसरी बार आप कौन सा साइन ले लेंगे, माइनस साइन ले लेंगे, एक बार आप प्लस साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन ले लेंगे। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने कितना हो जाएगा, ये प्लस साइन लेंगे आप तो 25 - 5K
इज इक्वल टू प्लस 35। ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट -5k 35 - 25, दिस इंप्लाइज दैट -5k इज इक्वल टू 35 - 25 होगा तो 10 आ गया। अब k की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो -2 -5 इसके नीचे चला जाएगा, 10 होगा -5, तो k इज इक्वल टू कितना होगा। आप देखिए ये डिवीजन है, भाग भाग का भाग, भाग की भाग है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस और माइनस का डिवीजन आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब 5 2 जा 10, तो k की वैल्यू आपके पास आई -2, एक वैल्यू तो k की आ गई। ठीक है, दूसरा क्या चीज ले लूंगा, दूसरा आप देखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन, प्लस -35 है ना, एक बार मैंने प्लस 35 से सॉल्व कर दिया। ठीक है, टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, ऋण चिन्ह लेने पर, लिख देंगे आप ऋण चिन्ह लेने पर, तो यहां पर इक्वेशन क्या बन जाएगी, 25 - 5k इज इक्वल टू -35। ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट -5k इज इक्वल टू -35, और ये प्लस वहां जाएगा तो -25। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट -5k इज इक्वल टू, अब देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो साइन तो माइनस रहेगा, 5 और 5 10, ये 60 हो गया, तो k इज इक्वल टू -60 बाई -5। ठीक हो गया, -60 बाई -5। तो देखो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस से माइनस को डिवाइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 5 से आप 6 को काटेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज ऑफ k के मान, वैल्यूज ऑफ k क्या क्या हो जाएगा, एक k की वैल्यू आपकी 12 आ गई, और दूसरी वैल्यू आपकी कितनी है, -2 है। 12 k की वैल्यू 12 भी है और k की वैल्यू -2 भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 4.3 आज कंप्लीट हो जाती है। एक क्वेश्चन आप बिल्कुल तैयार रहिए, 1 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। ठीक है, कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ और आगे भी बात कर लेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, उपसारणिक और सहखंड, माइनर एंड कोफैक्टर। तो क्या होते हैं माइनर एंड कोफैक्टर, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, माना मैंने कोई डिटरमिनेंट लिखी, क्या लिखी डिटरमिनेंट, आप देखिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, अब जो उपसारणिक होगा, पहले माइनर देखते हैं। जो माइनर होगा वो प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग होगा। क्या होगा, जैसे A1 की उपसारणिक, देखिए ध्यान से, माइनर ऑफ A1, A1 का माइनर को लिखेंगे आप कैसे, इसको डिनोट करेंगे M11। M11 क्यों, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A3। ठीक है, A31 A32 A33, पहले रो और पहले कॉलम का है तो 1 1 आएगा, तो M मतलब माइनर, माइनर 1 1 मतलब पहली रो और पहले कॉलम के एलिमेंट का। इसका कैसे निकालेंगे, कैसा डिटरमिनेंट होगा कि A1 जो है इस रो पे है, ये भी छोड़ दीजिए, और इस कॉलम पर है, ये भी छोड़ दीजिए, तो बचेगा क्या, ये भी छोड़ दिया यार तुमने, ये भी छोड़ दिया, तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, तो ये हो जाएगा B2 C2 B3 C3, ये हो गया।
अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको यहां मल्टीप्लाई करके माइनस करके ये यहां हो जाए। ठीक हो गया। B1 की उपसारणिक माइनर ऑफ B1, B1 की उपसारणिक कैसे होगा, B1 कौन सा एलिमेंट है, किस रो पर है ये, रो नंबर 1, उसको M मतलब माइनर, रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, तो M12 हो जाएगा। इसमें साइन का कोई ध्यान नहीं रखते, साइन का कोई ध्यान नहीं, जैसे हम वैसे करते थे ना, प्लस माइनस प्लस, ऐसे नहीं, साइन का ध्यान नहीं रखेंगे। साइन का ध्यान नहीं रखेंगे मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ऐसा नहीं। आप चलते जाइए, इसका माइनर कैसे निकलेगा, आप इसको भी छोड़ दीजिए और इसको भी छोड़, ये भी छूट जाएगा और ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, तो बचेगा क्या, A2 C2 A3 C3। समझ में आ रहा है। B1 ये भी छोड़ दिया और ये भी छोड़ दिया, तो A2 C2 A3 और C3। ठीक हो गया। C1 की उपसारणिक, ठीक है, माइनर ऑफ C1 कैसे लिखेंगे, माइनर ऑफ C1 कैसे लिखेंगे, M, ये है ना C1, ये रो नंबर 1 पर है और कॉलम नंबर 3 पर है। ये क्या करेंगे, ये भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, तो ये बच गया A2 B2 A3 B3। इस वाले के लिए ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, A2 B2 A3 B3। क्लियर है। ऐसे ही इसका भी माइनर निकलेगा, ऐसा भी इसका भी निकलेगा, ऐसे इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा और इसका भी निकलेगा, 9 माइनर हो जाएंगे। ठीक है इसमें। अब इसके साथ ही मैं को फैक्टर निकालना चाहूंगा। अब ध्यान दीजिए, क्या निकाल रहे हैं, को फैक्टर, सहखंड। सहखंड देखिएगा, माइनर तो आपने देख लिया, आप सहखंड देखिए। माइनर आप समझ गए, प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग माइनर आएगा। ठीक है, तो 3 मैंने निकाल के देख लिया, फिर इनको भी आप जान जाएंगे कैसे निकालना है। फिर ये तो वैल्यू निकल जाएगी, A2 B3 माइनस A3 B2, तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, A1 का सहखंड, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, A1 का सहखंड को लिखेंगे, सहखंड को क्या लिख रहे हैं, कोफैक्टर। ठीक है, तो इसको आप A11 लिख दीजिए, A11 A11 मतलब पहली रो और पहला कॉलम, -1 टू दी पावर कितना, पहली रो पहला कॉलम, तो 1 + 1, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, क्या बचेगा, B2 C2 B3 C3। आप समझ रहे हैं, को फैक्टर में साइन भी आता है। आप माइनर देखिए, माइनर जब निकाला था तो मैंने साइन का कहीं कोई चर्चा नहीं की, कहीं कोई डिस्कशन नहीं किया, पर आपका माइनर में साइन भी आता है। -1 टू दी पावर कैसे, पहली रो और पहला कॉलम, तो 1 + 1 हो गया, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, B2 C2 B3 C3, जैसा ये था। ठीक है, अब आप देखिए A2 का सहखंड, ठीक है, यहां पर इंग्लिश में लिख दीजिए, कोफैक्टर ऑफ A2 कितना, A12 -1 टू दी पावर, इसके -1 टू दी पावर, पहली रो है और दूसरा कॉलम है, 1 + 2, पहली ये है, इसका देख रहा हूं, A2 का नहीं, मैं किसका देख रहा हूं, B1 का, सॉरी स्टूडेंट, इसको मैं B1 का लिख रहा हूं। B1 का सहखंड, को फैक्टर ऑफ B1, इसको देखिए, को फैक्टर ऑफ B1 कैसे दिखाऊंगा, A12 पहली रो दूसरा कॉलम है, -1 टू दी पावर कितना, पहली रो है 1,
और दूसरा कॉलम है तो 1+2। आगे क्या हो जाएगा, देखिए ये भी छूट जाएगा, इसका देख रहा हूं ना, ये भी छूटेगा, ये भी छूट जाएगा, क्योंकि B1 इस कॉलम पे है तो इसके एलिमेंट छोड़ देंगे और इस रो के एलिमेंट छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा A2C2 A2C2 A3C3 और -1⁻³ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो माइनर में साइन नहीं आता, इसको मैं और सॉल्व करूंगा तो A12 आपका बन जाएगा -1⁻³ आ रहा है, तो -1⁻³ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और क्या बना A2C2 A3C। ये बना क्या, कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, इसका सेकंड, और ये क्या है, ये इसका उपसारण, ये इसकी माइनर और ये इसका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर और माइनर में क्या डिफरेंस है, केवल साइन का डिफरेंस आता है। जैसे यहां पर आ गया M12 में कोई साइन हमने यूज नहीं किया, प्लस साइन है, इसमें नेगेटिव आ गया, ठीक है। ऐसे आप A13 कैसे लिखेंगे, A13 इसका कोफैक्टर तो -1⁻, पहला रो है और तीसरा कॉलम है, पहली रो ये वाला पहला रो और तीसरा कॉलम, और इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा A2B2 A3B और -1⁴ कितना प्लस, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये हैं आपके माइनर और कोफैक्टर, आप कैसे डिस्कस करते हैं किसी भी, ठीक है, किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए माइनर और कोफैक्टर हम इस रूप में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।